फिल्म देखेगा बका बोले पढ़ लिया ओकरा बाद फिल्म देखल जाओ आज कौन बजे था 11 साढ़े 11। हाँ हो सकता है। फिल्म हम अपना मन से देखा है ऐसा की फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है। फिल्म देखिएगा तो कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। बहुत लोग देखे होंगे, देखे हैं ना। हाँ चलो पहले पढ़ लिया जल्दी जल्दी। हल्ला शांति शांति। चलिए प्लीज प्लीज शांत हो जाइए लोग। अब हो गया, अब हो गया बट बोल जो काम लायल बानी से कम हो जाओ। पहले शांत हो जाइए लोग। अगला जो न्यूज है वो है अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गया। चलिए बड़ा वहां के लोग प्रयास में था, बाप रे बाप मत पूछिए। उसके लिए कितना आंदोलन चल रहा था, है ना। अब फाइनली जो है अमेरिकी सरकार जो समलैंगिक माने एक ही लिंग मतलब लड़का लड़का से ब्याह कर सकता है, लड़की लड़की से अभी सब अनैतिक चीज है। तो हल्ला नहीं करिए प्लीज, कौन है हल्ला नहीं कीजिए। हो गया अब बस समय समय पर हो गया। चलिए कोई बात ध्यान दिया जाए, प्लीज शांत हो जाइए सब लोग। अब प्लीज कंसंट्रेट हुई है। जो काम जिस समय होना चाहिए उसको करना चाहिए, है कि नहीं तो रूटीन खराब होगा, सब गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है। ऐसा उम्मीद तो नहीं था लेकिन था क्या भले बीमारी बुझ लिया लोग तो गड़बड़ काम ना। कौन लड़का बिना मतलब के बेवजह लड़की पर कमेंट क्या करेला है। जा मर दे लोग इज्जत ले ले वहां पर। आज पूरा मोतिहारी में एगो तो जरूर चर्चा होला कि अवतार सर के यहाँ डिसिप्लिन है। अवतार सर का हर छात्र एक दूसरे के लिए जान देता है। आई सब गुंडई ममलिया करवाई यहाँ पे उससे ना चलेला, पहले बता देता नहीं। मुड़ी पर बैठा के रखी लेकर मतलब ही ना आवेला, लत के नीचे रखे में टाइम ना लगे। निमन निमन लोग झेल ले बनी पढ़े पढ़ ना पढ़े जा सीधा बात पर ये सब ना चलिए। प्रेम से रहो लोग तब न पढ़े पढ़ाए में मन लगे, बाकी ना। तो प्लीज आप लोग भी नजर गिरा के चलिए। क्या कीजिएगा, कुकुर बिलार हाथी जब रोड पर चलेला तो जो होबे करेला। हाँ कोशिश करिए, मान लीजिए यहाँ हम लोग है, सब कोई है, अपना है, कहाँ कहाँ कोई किसी को बचाएगा। थोड़ा नजर गिरा के चलिए, ना नजर गिरे तो मारे उठा के चप्पल 2-4 चप्पल पलट के सीधे मारिए चला के, कुछ नहीं होगा। एक से एक कानून है, टेंशन क्या लेते हैं। हाँ बर्दाश्त होके समझा दी और से ना होगा निकाली चप्पल लगे जनार्दन देव लोगों मारी। एकदम बेफिक्र रहिए, सीधा उपाय बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ना हम लोग आपस में हमारा बच्चा है, सब आप लोग का हेल्प कर देगा, लेकिन बाहर में कौन किसका हेल्प करेगा। सीधे ऐसा होते था कि जनार्दन को ये कर दीजिए, डरिए मत। जितने डरिएगा उतने ये सब छछराई वाला बुद्धि है, उन्हें एक आध गो सब ऐसा नहीं। हमको तो विश्वास था कि आप लोग इन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि रोड सुनसान है, आने में कोई बोलता होगा तो आप लोग हमको हिम्मत रहता है कि नहीं मेरा विद्यार्थी तो हमेशा आते जाते रहता है, कोई देखेगा भी तो जरूर आके। 1-2 बार ऐसा हुआ भी है। एक लड़का कोई बाइली लड़का था उधर वहां पे क्या बोलते हैं एमकेडी स्कूलों का पहले ही कुछ कमेंट किया, तब तक फोन आ गया हमको। हम लोग इधर से फिर सब फोन गए, अपना ही विद्यार्थी था फोन करने वाला, फोन किया कि सर देखिए सब अपने कोचिंग के लड़की के साथ ऐसे कुछ लड़का कमेंट बात कर रहा है, घेर लिया सब। गए तो बताई मैं सब एक हो गया, उसको तो पते नहीं चला रहा था। तो 206 गो हड्डी केने के लिए बैठाई तो 10 पते न चले। जितना लड़का यहाँ से जोश में गया था सब
हमारा मनोबलो से नाम मनता था। तो प्लीज ये सब ना करी लोगन, ठीक बा, आराम से अलमानी पढ़ी लोगन, उम्र बात ठीक बा, लेकिन इसे छेछराई की उम्र ना, प्यार पूजा होता है। आप लोग गड़बड़ समझ जाते हैं कि प्यार है तो उसका पूजा कीजिए, उसको बदनाम कर रहे हैं ना, है कि नहीं? सब नहीं करना। चलिए, अमेरिका में समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी मान्यता मिल गया है। पूछेगा सवाल, अभी हाल ही में किस देश ने अपने देश के लोगों को समलैंगिक विवाह की मंजूरी दी है? अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किए जाने के पश्चात अब अमेरिका भी इन देशों में शामिल हो गया है जहां समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब इसके लिए कानून लाया गया था जुलाई 2022 में, और 267 और 157 के मतांतर, यानी 267 को पक्ष में और 157 को विपक्ष में वोट गिरा था, और सीनेट की मंजूरी फाइनली 29 नवंबर 2000 को प्राप्त हुई। जो सत्तारूढ़ दल है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन्स का भी समर्थन मिल जाने से सीनेट के 36 के मुकाबले 61 मतों के बहुमत से इसे पारित किया गया। सीनेट द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनः प्रतिनिधि सभा के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति का अनुमोदन भी 14 दिसंबर को प्राप्त हो गया। इसे समलैंगिक विवाह को अमेरिका में कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। तो फाइनली इतना याद रखिएगा कि अमेरिका में भी हाल ही में डेटवा याद रख लीजिएगा, कौन तारीख को फाइनल अनुमोदन हुआ था। हाँ, तो बस ये डेट को याद रखिएगा, 14 दिसंबर को अमेरिका ने भी इसको माना था। अद्यतन उपलब्ध माने नवीनतम लेटेस्ट उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में ऐसे देशों की संख्या जहां समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, अब कुल टोटल कितना हो गया है? 33। वीवीआई कर लीजिए, 33 ऐसे देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, जिसमें भारत नहीं है। याद रखिएगा, भारत में इस तरह का अनैतिक माना जाता है। हम लोग का सामाजिक संस्कार है ना, हम लोग का पूरा प्राचीन परंपरा इसके काफी विरुद्ध है। तो जो 33 को देश है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवानिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी चर्चित व्यक्ति हैं ऑंग सान सू की। म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष के कारावास की सजा। जबकि बताइए, शांति की दूत हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इनको 7 वर्ष के कारावास की सजा। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है वहां का, है ना। वहां पे एक्चुअली म्यांमार में सैनिक तानाशाही शासन चलता है, हाँ, और तख्ता पलट का खेल खूब होता है वहां पे। और ये बेचारी मानवतावादी शांति की ये हैं, और इन पर देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इनको 7 वर्ष का कारावास दिया गया है। म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता ऑंग सान सू की को 7 वर्ष के कारावास की और सजाएं म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने 30 दिसंबर 2022 को सुनाई है। 2018 से 21 के दौरान म्यांमार में स्टेट काउंसलर रही ऑंग सान सू की को फरवरी 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद विगत 18 महीनों में 20 से अधिक मामलों में विभिन्न सजाएं पहले ही सुनाई जा चुकी थी। सैन्य न्यायालय के ताजा फैसले से अब उन्हें 33 वर्ष जेल में बिताने होंगे कुल। समझिए, पूरा लाइफ टाइम हो गया इनका टोटल मिला के। ज्ञातव्य है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 1991 में मिला था इनको नोबेल शांति पुरस्कार, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? विजेता ऑंग सान सू की निर्वाचित सरकार का सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट दिया था, जिसके बाद सैन्य शासन ने सू की सहित अनेक नेताओं को जेल में निरुद्ध कर विभिन्न मामलों में सजाएं उन्हें सुनाई है। इन सभी मामलों को विषय के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने फर्जी बताया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जीवनी जानते हैं, है ना। क्या आ गया, मक्खी बहुत उड़ रहा है, लेकिन डेली साफ हो ही रहा है। वहीं चलाओ जाए मत, हाँ बैठा हुआ है इसलिए अप डाउन हो रहा। कभी मानवाधिकार की पैरोकार मानी जाने वाली ऑंग सान सू की को साल 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार वो भी देखिए, हाँ, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनसे यह पुरस्कार वापस लिए जाने की मांग उठने लगी।
यह पहली बार नहीं जब सू की को नजरबंद किया जा रहा हो। इससे पहले भी उन्हें छोटी छोटी अवधि के लिए कई बार हिरासत में लिया जा चुका है। आंग सान सू की का जन्म म्यांमार के रंगून में हुआ। वह जब 2 साल की थी तब उनके पिता की राजनीतिक तौर पे हत्या कर दी गई। सू की ने 1960 तक स्प्रे मारना होगा, अजय जी को बुला के लाइए। तो सू की ने 1960 तक बर्मा में पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई। वहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश छात्र माइकल एरिस से हुई। दोनों ने बाद में शादी की और सू की के 2 बच्चों की मां भी बन ली। हालांकि 1988 में वह एक बार फिर अपनी बीमार मां की देखरेख के लिए म्यांमार लौटी, जहां सेना का अत्याचार जारी था। इसके बाद सू की ने देश में मानवाधिकार हनन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एक्टिविज्म एंड हाउस अरेस्ट। जुलाई 89 में म्यांमार की, देखिए स्प्रे कोई हो तो लाइए ना, कोई भी नेचुरल लाइए तुम्हारी। जुलाई 89 में म्यांमार की सैन्य सरकार ने सू की को रंगून में नजरबंद कर दिया, जुलाई में कर दिया। सेना ने सू की को यह प्रस्ताव दिया कि अगर वह देश छोड़ दे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सू की ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जब तक चुनी हुई सरकार न आ जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा न किया जाता है तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। साल 1990 में हुए चुनाव में सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको ध्यान में रखिएगा, ने संसद की 80% सीटों पर कब्जा किया, लेकिन सेना ने चुनाव के नतीजों को दरकिनार कर दिया। आधिकारिक तौर पर साल 2010 में सेना ने इस चुनाव के नतीजों को रद्द किया था। सू की को नजरबंद ही रखा गया। हालांकि इसी बीच 1991 में जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई, लेकिन सू की के स्थान पर उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने यह पुरस्कार लिया था। सू की को जुलाई 1995 में रिहा किया गया, लेकिन उन पर पाबंदियां भी लगाई गई। वह रंगून से बाहर कहीं नहीं जा सकती थी। साल 99 में उनके पति माइकल एरिस की इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है। म्यांमार सरकार ने एरिस की सू की से मिलने की अंतिम इच्छा को ठुकरा दिया था। सरकार का कहना था कि सू की एरिस से मिलने चली जाए, लेकिन सू की नहीं गई, वे घर पर ही रही। सू की को इस बात का डर था कि अगर वे चली गई तब उनको वापस म्यांमार में आने नहीं दिया जाएगा। रंगून से बाहर जाने के प्रतिबंध का पालन न करने को लेकर सैन्य सरकार ने सितंबर 2000 में एक बार फिर से सू की को नजरबंद कर दिया और मई 2002 तक नजरबंद रखा। म्यांमार में बढ़ते विरोध को देखते हुए साल 2003 में सू की को फिर से नजरबंद किया गया। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी रिहाई की मांग उठाने लगी थी। साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि सू की को हिरासत में रखना म्यांमार के अपने कानून के खिलाफ ही बताया। साल 2011 में सू की पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी गई और वह अब कुछ लोगों से मिल सकती थी। हालांकि यह ढील धीरे धीरे और बढ़ाई गई और सू की कहीं भी यात्रा कर सकती थी। साल 2012 में की थी चुनाव लड़ने की घोषणा, है ना, ऐलान किया था। अप्रैल में हुए चुनाव में उन्होंने कोरोना को मरी सब कोरोना, हाँ हल्का हल्का ना सब बदबू दे लगे, खाली कोरोना पर मर दीजिए सब भाग गया। म्यांमार के संविधान के मुताबिक अगर किसी का पति या पत्नी और दोनों या बच्चे विदेश नागरिक है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते। वो नया कानून बनाया सब, इसके वजह से वह राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकी। हालांकि उनकी पार्टी LND ने चुनाव में जीत दर्ज की। सू की के भरोसेमंद 3 को मार्च नाम है ऐसे सब 2016 में राष्ट्रपति, मतलब इनकी पार्टी जीत गया, लेकिन ऐसा कानून बना दिया कि जिसका किसी का पति पत्नी या बच्चा अगर विदेशी है तो वो नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं बन पाए। राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां मिली, लेकिन सरकार बनने के शुरुआती दौर में सू की ने ऊर्जा, शिक्षा, विदेश और राष्ट्रपति के मंत्री का कार्यभार संभाला। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्होंने 2 मंत्रालय छोड़ दिए। इसके बाद म्यांमार के कानून में बदलाव करके सू की को स्टेट काउंसलर बनाया गया। यह पद प्रधानमंत्री के जैसा था और इस पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत दी गई। सू की के लिए नया पद बनाना सेना को रास नहीं आया और उसने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। रोहिंग्याओं के साथ बर्बरता ने छवि को पहुंचाया नुकसान। मानवाधिकार की पैरोकार सू की जब खुद सत्ता में आई
तो देश के रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुसलमान के साथ सेना की बर्बरता जारी रही। 2016 से 17 के बीच रोहिंग्या मुसलमानों ने सेना पर हमले किए, जिसके बाद रोहिंग्याओं के खिलाफ सेना ने व्यापक अभियान चलाया और नतीजतन लाखों करोड़ रोहिंग्या को देश से भगा दिया गया। इस मुद्दे पर सुकी ने चुप्पी साझे रखी, जिसकी वजह से कई संगठनों ने उन्हें दिए पुरस्कार तक वापस लेने की घोषणा कर दी। उनसे नोबेल पुरस्कार वापस लिए जाने की भी मांग होने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, तो सुकी की याद रखिएगा, म्यांमार की एक चर्चित हस्ती है जिन्हें 1991 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन वह अपने ही देश में घिर के रह गई है ना। वहां पे अक्सर तख्ता पलट का खेल सेना के द्वारा चलता रहता है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी सरकार बनता है उसको सेना जो है ये कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, बजो बड़ा लोग बदबू आवता तो का करबो, भगावल माछी के भगावेला। चलिए ध्यान दीजिए, इजराइल में 1 नवंबर 2022 को संपन्न संसदीय चुनाव के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू ही दक्षिणापंथी गठबंधन में आवश्यक बहुमत प्राप्त करके सत्ता में वापसी यद्यपि तभी सुनिश्चित कर ली थी, तथापि गठबंधन वाले दलों के साथ शर्तों पर सहमति बनने में 2 माह का समय नेतन्याहू को लगा, जिससे 29 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की। 1996 से 99 और 2009 से 21 के दौरान कुल मिलाकर 5 बार पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब छठी बार प्रधानमंत्री 29 दिसंबर 2022 से बने हैं। कुल 120 सदस्यीय नेसेट, इजराइल के संसद को क्या कहते हैं, हाँ, में 63 सीटें नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को प्राप्त हुई है, जिसमें सर्वाधिक 32 सीटें उनकी लिक्विड पार्टी को ही मिली है। उनके नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में सभी दक्षिणापंथी दल ही शामिल है। इनमें लिक्विड पार्टी 32 सीटों के अतिरिक्त दूर दक्षिणापंथी जियोनिस्ट पार्टी 14, शास 11, यूनाइटेड तोराह 7, ये सब पार्टी शामिल है। इस प्रकार 120 सदस्यीय नेसेट में 63 सांसदों के समर्थन उन्हें प्राप्त है। निवर्तमान प्रधानमंत्री अंडरलाइन कर लीजिए, याइर लापिद की ये आतिद पार्टी की सीटों की संख्या जो है मात्र इस चुनाव में 24 को रह गई है। छठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने से पूर्व नेसेट में अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य ईरान को परमाणु आयुधों की ओर बढ़ने से रोकना, पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना और अब्राहम समझौते के दायरे में और अधिक अरब देशों को लाना है। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल में पुष्पकमल दल प्रचंड के नेतृत्व वाले वाम दलों की सरकार का गठन हो गया है। नेपाल में 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए 20 नवंबर 2022 को संपन्न चुनाव के बाद त्रिशंकु सदन के अस्तित्व में आने के कारण नई सरकार के गठन में विलंब हुआ। प्रत्यक्ष मतदान वाली सीटों के साथ साथ आनुपातिक प्रणाली वाली सीटों को शामिल करते हुए निवर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवोबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सबसे ज्यादा 89 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई। चुनाव से पहले वो विपक्ष में रही। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन की सीटों की संख्या जो है दूसरे स्थान पर यानी 78 रही, जबकि पुष्पकमल दहल नेतृत्व वाली सीपीएन यानी माओइस्ट सेंटर की सीटों की संख्या तीसरे स्थान पर मात्र 32 इस चुनाव के पश्चात रही। शेष अन्य छोटे छोटे दलों के खाते में गई। इनमें रावी लविंगने के नेतृत्व वाली आरएसपी की 20, राजेंद्र लिंगदेन की नेतृत्व वाली आरपीपी की 14, उपेंद्र यादव के नेतृत्व वाली पीएसवीएन की 12 तथा माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाली यूनिफाइड सोशलिस्ट की 10 सीटें शामिल है। प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों में से 165 सीटें प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इन दलों ने जीत लिया, जबकि 110 सीटें अनुपातिक प्रणाली द्वारा जीतना ये आवंटित किया गया है। तो प्रतिनिधि सभा में सीटों की उपर्युक्त स्थिति के चलते कोई भी पार्टी अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन सरकार के गठन की स्थिति में नहीं था। सबसे ज्यादा सीट वाली नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन 136 सीटों का समर्थन ही जुटा सका था, जबकि सरकार के गठन के लिए 138 सदस्यों का बहुमत आवश्यक था। ऐसे में 1 माह के भी अधिक समय तक चली राजनीतिक कसमकस के बाद
अंततः 35वें दिन, जो कि सरकार के गठन के लिए अंतिम समय सीमा संविधान के तहत थी, सभी पूर्वानुमानों एवं गठजोड़ों को ध्वस्त करते हुए माओवादी नेता, जो सबसे कम सीट लाए थे, है ना, हाँ, पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नए सरकार का गठन वहां हो गया। चुनाव से पहले नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रहे प्रचंड ने अब केपी शर्मा ओली को नेतृत्व वाली सीपीएन यानी यूएमएल के साथ गठबंधन कर सरकार का गठन वहां 26 दिसंबर 2022 को किया है। सरकार के गठन के लिए संपन्न समझौते के तहत माओइस्ट सेंटर के प्रचंड 2.5 वर्ष तक सरकार का नेतृत्व करेंगे, जबकि अगला 2.5 वर्ष जो है सीपीएन के नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी बात पे दोनों के बीच समझौता हुआ है। वामपंथी विचारधारा 5 अन्य 42 पे चलिए। लिखा होगा शेष पृष्ठ 22 का लास्ट कॉलम में। दलों ने कुल मिलाकर 165 सांसदों का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है। 68 वर्षीय प्रचंड, अंडरलाइन कर लीजिए, तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वो 2008-9 में, फिर 2016-17 के दौरान वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस बार भी जो है 2.5 साल के लिए बने हैं। कूटनीतिज्ञों का मानना है कि 1 माह से अधिक समय तक चले राजनीतिक दांव पेच में असली विजेता ओली ही रहे हैं। नेपाली गठबंधन से न केवल सबसे बड़े दल नेपाली कांग्रेस की सरकार के गठन को नाकामयाब करने में वो सफल रहे, बल्कि सभी वाम दलों को एकजुट भी उन्होंने कर लिया है। नेपाल में राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी पहले ही ओली के दल की है, अब स्पीकर भी उन्हीं के दल का संभावित हो गया। इस प्रकार नेपाली सत्ता पर एक बार पुनः ओली की पकड़ मजबूत हो गई। साथ ही एक बार पुनः भारत की तुलना में चीन को प्राथमिकता देने वाली सरकार का गठन नेपाल में हो गया है। यानी ये जो सरकार बनता है ना प्रचंड का, तो ये कम्युनिस्ट मेंटालिटी है, तो ये चीन का फेवर करता है। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा तनाव का संभावना फिर से जग गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर। मोदी जी की पूंजीवादी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को समाप्त कर दिया। ठीक है। हाँ, विपक्षी लोग ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है करते ले देखे, अब गरीब लोग के ठिकाना ना रही है देश में। अब वो सब संस्कृति 5 से 10 साल में एक मौका और मिल जाए, सारा योजना सब खत्म। जो कमाएगा सो खाएगा, बस मोदी जी का यही टारगेट है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ना शिक्षा ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और हाँ, लेकिन ये को बात है, अगर आप पढ़िएगा, लिखिएगा, अच्छा करिएगा, अब सरकारी नौकरी का भी झमेला नहीं रहेगा। वो जो दिखाई दे रहा है ना आपको, वो सब 10 साल 15 साल में सब नौकरी खत्म, सब प्राइवेट नजर आएगा। और उसी में अपना कंपनी बनाइए, आगे बढ़िए दुनिया में। उससे ज्यादा तो वैसा नहीं है। देश के एक विकास का एक वो भी मॉडल है ना, लेकिन वो उस देश में सफल होता है जहां के लोग शिक्षित बुद्धिजीवी हैं। हाँ, लेकिन हम लोग के देशों में जो है लोगों का अगर देखा जाए नेचर, तो इसमें सभी तरह के लोग हैं, है ना। बहुत लोग तो जानबूझ करके जो खा पी के सुतप लख अन्न योजना लेके प्रधानमंत्री के, हाँ, अब खाना मिली जात, घर मिली जात, पैखाना मिली जात, तो बचल का रख। हाँ, पैसा कौन योजना के अंतर्गत मिलिए जाला, तो सब काम ना ही मैंने तनका मनो करी कमाए के, तो कहीं छोड़ कथी जाओ, जाके मजदूर से पूछिए काम करे, चल भाग न जाएंगे। ऐसा बतियाता है कि एकदम ऐसा लगेगा बाप रे बाप, एक घोटले नहीं के हमरे घोटल बा। हाँ, तो ये सब मोदी जी का देन है, समझिए। अब नहीं, अब ये सब कांग्रेस का देन है। अब मोदी जी आए हैं, एक एक करके सारा योजना, परियोजना, सब्सिडी, हाँ, एक तो पहले ही सचेत कर देता, पढ़ल लोग कुछ कर लोग, कहीं ना कहीं माइंड लगाइए, तबे जीवन जी पाइएगा। आना तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खत्म। और आगे सुनिए, अभी निर्धनों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था ना, उसके तहत एक वर्ष इसलिए मुफ्त खाना नहीं मिली, ओकरा बाद वो गई। हाँ, एक अगला वर्ष ले मिली, ओकरा बाद अब का नियम आवता, ऐसे हमरा लागत है कि 1-2 वर्ष और बढ़ाई चुनाव भर, है ना, ओकरा बाद खत्म। हाँ, चुनाव भर बढ़ेगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए अंडरलाइन कीजिए। कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए
अप्रैल 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। गरीब कल्याण अन्न योजना की समाप्ति के बाद इसके तहत उपलब्ध कराए जाने वाले मुफ्त अनाज की सुविधा अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक, है ना, यानी दिसंबर 2023 तक उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। सरकार के इस निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी 81.3535 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज खाद्यान्न जो है प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की यह नई पहल जो 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। अभी तक इससे पहले 3 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर चावल, 2 रुपए पर गेहूं और 1 रुपए मूल्य पर मोटा अनाज इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को दिया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत इन लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज अब 1 वर्ष तक यानी दिसंबर 23 तक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों की 23 दिसंबर 2022 की विज्ञप्ति में बताया गया है कि एनएफएस एक्ट के तहत 2 लाख करोड़ से अधिक सब्सिडी का वहन सरकार द्वारा इस वर्ष किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 से, तथा इस योजना के 7 चरण यानी दिसंबर 2022 तक जो है पूरे हुए थे। इस योजना का पहला चरण अप्रैल जून 2020 के दौरान, दूसरा जुलाई नवंबर 2020 के दौरान, तीसरा मई जून 2021 के दौरान, चौथा जुलाई नवंबर 2021 के दौरान, पांचवा दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 के दौरान, छठा मार्च सितंबर 2022 के दौरान तथा 7वां और अंतिम चरण अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान लागू किया गया था। इन 7 चरणों में योजना के तहत कुल खाद्यान्न का आवंटन जो हो गया 1121 लाख मीट्रिक टन तथा योजना पर सरकार का कुल खर्चा हुआ था 3.91 लाख करोड़ अनुमानित है। इतना सरकार पैसा खर्चा कर दी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, रेपो रेट में लगातार 5वीं बार वृद्धि। रेपो रेट के माने बैंक आरबीआई से जौन कर्जा लेवेला नु, आरबीआई जौना रेट पर कर्जा देवेला बैंक हमनी के ना, बैंक कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिस रेट पर कर्जा लेती है वही रेपो रेट है। ठीक है, यानी कि महंगा कर्जा ले रहा है वो, तो महंगाई बढ़ेगा, स्वाभाविक है। महंगाई बढ़ने जा रहा है, ये सूचक हो रहा है, ये सीधा बात है। ये सब देख के अनुमान लगा सकते हैं आप कि बैंक को खुद महंगा पैसा मिल रहा है, वो आपको सस्ता कैसे दे देगा, है ना। अब देखिएगा हर तरह के लोन पर ब्याज बढ़ जाएगा। एक तरफ देखिए, रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ कि बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगा, उस पर वो कितना रेट दे रहा है, वो रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, तो हम लोग पैसा रख रहे हैं, देख रहे हैं दिन प्रतिदिन एफडी का डाउन होते चला गया, अब 5.5% पर आ गया है, 5.5-6। समझिए कि आज से 5 साल 7 साल पहले 9.5 देता था। एफडी माने फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, सबसे सुरक्षित पैसा उसी में रहता है ना। तो उसको लगभग 8% से ऊपर रखने का पूरा यह था कि 8% कम से कम साल में अगर 1 लाख रुपया रखें तो 1,08,000 रुपया हमको रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद में। लेकिन उस एफडी को भी सरकार नहीं बख्शा, उसको भी एकदम डाउन करके 5%, 5.5% पर ला दिया है। यानी अब हम लोग रखेंगे 1 लाख रुपया तो 1 साल के बाद मिलेगा 1,05,000 रुपया, 5.5 रुपया ही मिलेगा। अगर वो दे रहा है लोन हम लोग को तो वो लेगा 11%, 12%, 13, 14, 15 तक चला गया है। बहुत सारा हाउसिंग पर्सनल लोन में इतना रेट बढ़ा दिया है कि पूछिए मत। तो रेपो रेट बस सिंबल है यह बताने का कि अब बैंक, कमर्शियल बैंक जो है आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करने जा रहा है। तो चूंकि रेपो रेट बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि बैंक जो भी कर्जा देगा हम लोग को महंगा देगा। ठीक है, इस तरीका से। दूसरा, इसका बहुत सारा सूचक होता है। रेपो रेट बढ़ने का यह भी मतलब होता है कि जब बाजार में पैसा ज्यादा हो जाए, लोगों का क्रय शक्ति बढ़ जाए, तो उस क्रय शक्ति को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है।
रेपो रेट बढ़ाने का सीधा मतलब है कि लोग अब बैंक से पैसा नहीं लेगा, और बैंक से पैसा नहीं लेगा तो लोग के पास पैसा का कमी हो जाएगा, तो क्रय शक्ति इसका क्षीण हो जाएगा। तो बहुत सारा इसका मीनिंग होता है, किसी एक उद्देश्य से नहीं बढ़ाया घटाया जाता है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। इसका डाटा बस देख लीजिए, कितना घटाया कितना बढ़ाया गया है। आइए ना, पेज उलटिए ना, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और 2022-23 में वाह बहुत बढ़िया, सबसे सुंदर, अति उत्तम। जो बैंक बीपीएससी वाले हैं इसी डाटा को देख के एग्जाम देने जाइएगा, सब एक साथ दे दिया है। रेपो, रिवर्स रेपो, है ना, एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, सब दे दिया है पूरा। देख रहे हैं ना, डाटा में दिखाई दे रहा है। हाँ, 7 दिसंबर 2022 की स्थिति देखिएगा, लास्ट वाला 7 दिसंबर 2022, ठीक है। अगला आएगा मार्च में, मान लिया गया मार्च में आएगा, मार्च या अप्रैल में आएगा, तब तक एग्जाम हो गया रहेगा। तो ये हम लोग का फाइनल डाटा हो गया बीपीएससी के लिए। अगर बीपीएससी सवाल पूछती है तो इसी के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। शायद एग्जाम है ना 12 या 15 फरवरी को। हाँ, तो 12 फरवरी लोग इसी को देख के जाइएगा, है ना। अगर पूछता है रेपो रेट क्या है तो 14.25। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ 6, एमएसएफ 6.5। एमएसएफ कितना है, बाप रे, देख रहे हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में फर्क। पहले नियम था जानते हैं, 1% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका विश्लेषण किया जाए तो देश बड़ा बुरी स्थिति में है। इसका विश्लेषण अगर किया 6.5 और 3.25, 3% का फर्क हो गया। समझ रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क हो गया। ये पहले नियम था 17 के पहले की 1% से ज्यादा गैप या आधा % से ज्यादा का अंतर नहीं रहता था। इसे पूरा बैलेंस ना खराब हो गया। अब आप बैंक में पैसा रखना चाहिएगा, नहीं रखना चाहिएगा। अब आप निवेश कीजिएगा या अपने पास रखिएगा, कोई फायदे नजर नहीं आएगा बैंक में पैसा रखने का, क्योंकि आपको बैंक रिटर्निंग देगा ही नहीं। इस कंडीशन में आप इन्वेस्ट कीजिएगा और शेयर मार्केट में करिएगा। अभी माहौल इतना खराब है, विश्व की गलती से मत करवाइएगा पैसा। अभी एकदम माहौल खराब है, कब मार्केट अप डाउन कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में अभी। तो इन कंडीशन में लोग जमीन पर इन्वेस्ट करेगा, सोना में करेगा, उसका भी दाम बढ़ेगा। हाँ, इस कंडीशन में लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, जमीन में करेगा, नहीं तो सोना में करेगा, तो उस सब का दाम बढ़ेगा। यानी अभी भी मतलब जमीन का भविष्य उज्ज्वल है, ये बता रहा है कि अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो जमीन में कीजिए या गोल्ड में कीजिए। हाँ, आप वही देखिए ना, वो पैसा दे रहा है तो 6.25% ले रहा है आरबीआई बैंक से, और ये सब दे रहा है तो उसको 3% दे रहा है, तो 3% तो वही में कमा लिया ही, है ना, पूरा पब्लिक के साथ ही हो। चलिए कोई बात नहीं। सीआरआर देख लीजिएगा 4.5 है और एसएलआर 18 है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सत्र 2023 हेतु कोपरा माने नारियल के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। कितना जारी कर दिया गया, पूरा पढ़े के पढ़ी। चलो, केंद्र सरकार ने सत्र 2023 के लिए कोपड़ा अर्थात नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 23 दिसंबर 2022 को की है। मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग कोपड़ा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,590 रुपया प्रति कुंटल से बढ़ा के 10,860 रुपया प्रति कुंटल, ठीक है। औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग कोपड़ा उसका मूल्य हो गया है 10,860 रुपये प्रति कुंटल। जबकि बाल कोपड़ा थोड़ा उससे बढ़िया हो गया। बाल कोपड़ा का समर्थन मूल्य 11,000 प्रति कुंटल से बढ़ा के 11,750। इस प्रकार मिलिंग कोपड़ा के समर्थन मूल्य में 270 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपड़ा का मूल्य में 750 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कोपड़ा के समर्थन मूल्य से यह वृद्धि कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। नए घोषित किए गए समर्थन मूल्य कोपड़ा के लिए अखिल भारतीय औसत लागत पर मिलिंग कोपड़ा की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पाद लागत पर 51.82% तथा बॉल कोपड़ा के 64.26% लाभ सुनिश्चित करेगा। मैंने लागत है ना, उसे कितना % लाभ मिलना चाहिए किसान को, तो उसी के तहत सब मिला के तय किया जाता है।
यह अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का सिद्धांत, जिसकी घोषणा सरकार ने 2018-19 के बजट में ही किया था, के अनुरूप है। अब मोस्ट बीबीआई नीचे वाला लाइन, नारियल के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता के मामले में भारत का विश्व में, चले, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 21 माह के सबसे निचले स्तर पर, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, खुदरा मूल्य होता है, थोक मूल्य होता है, ये दो आधार पे मुद्रास्फीति चेक किया जाता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ना बताता है महंगाई बढ़ रहा है, घटना बताता है लोग के पास पैसा नहीं है ना। जब मुद्रास्फीति पढ़ाएंगे तो उस समय उसका भी डिफिनेशन देंगे। फिलहाल ये सब डाटा खाली है इस महीना में, है ना। देखिए दिया है कि नहीं दिया है, बना के स्टैटिक्स देखिए ना, बार डायग्राम बना के दिया है। ऊपर खाद, थोक खाद मुद्रास्फीति अलग कर दिया है ना। नवंबर में 2.17% हो गया है, 2.17% दिखाई दे रहा है। थोक मूल्य सूचकांक ओवरऑल, है ना, मुद्रास्फीति की दर 5.85%, क्लियर। सभी वस्तुओं में देखा जाए तो ये भी 5.58% प्राथमिक ना, ये भार के तहत दिया है, सॉरी, ये हम लोग को मतलब है 5.85% रहेगा। चलिए सब एग्जाम होगा उस टाइम में आप लोग देख लीजिएगा, पूरा डाटा है खाली। नवंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 11 महीना के न्यूनतम स्तर पर कितना बाटे ये चेक करेगा बाद, देखा डाटा दे ले 5.88, बस इतना याद कर लिए लोगों, नोट्स में जरूर इतना लिख लीजिएगा। और जब भी चेंज हो 3-3 महीना पर जनरली डाटा देता है तो उसी को संशोधन करते रहिएगा। फिर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.41%, ठीक है, किया, हेडिंग में दे दिया है, जान रहा था पढ़ेगा लोग नहीं इसको। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी है वर्तमान में, बस इससे बाहर नहीं। जून 2022 की तुलना में सितंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण में कुछ कमी आया है। अब क्या कमी आया पूरा पढ़ के तनी चेक करल जाओ। चलो ठीक है, गुड न्यूज है ये। सितंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट 29 दिसंबर 2022 को जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2022 के अंत में देश पर कुल विदेशी ऋण, अंडरलाइन कीजिए, 2022 के अंत में देश पर कुल विदेशी ऋण 610.5 अरब डॉलर का था। वहीं जो है जून 2022 में 612.7 डॉलर हुए, लगभग $2 के आसपास कमी है। और एक वर्ष पहले 2021 के अंत में 602 डॉलर था, है ना, 2021 के अंत में। इस प्रकार जून 2022 की तुलना में सितंबर 2022 में कुल विदेशी ऋण में, चलिए बस काफी है। ओवरऑल याद रखिएगा विदेशी ऋण भारत पर कितना है, लगभग 600 अरब डॉलर। यही ध्यान में रखा जाला, एग्जैक्ट ना याद रहेला, ऑप्शन बहुत बहुत फर्क में देवेला, 600 1200 से करके देता है। ये सब सवाल जल्दी नहीं पूछता है, डाटा पर सवाल है। 2022-23 की दूसरी तिमाही में देखिए महीने में वैसा है कि डाटा देगा ही, ये महीना फिर अप्रैल वाला में पूरा डाटा ही मिलेगा आपको। साल में 3 बार इतना डाटा दे, खाली डाटे देगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डाटा प्रधान न्यूज हो गया है। 2022-23 की दूसरी तिमाही में चालू खाते के घाटे में भारी वृद्धि हो गया है, रिजर्व बैंक का यह आंकड़ा आया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से लेकर सितंबर में देश का चालू खाते का घाटा, अंडरलाइन कर लीजिए, 36.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले किसी तिमाही में इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। बस हो गए। चालू खाते का घाटा कितना अरब डॉलर, बस ज्यादा चक्कर में रहिएगा, ये ओर पर आ जाएगा। लघु बचत योजनाओं पर भी
ब्याज दर में पुनः वृद्धि। देख रहे हैं, खाली रेट वोट का सब संशोधन किया गया, पूरा डाटा आया है इस बार। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित तथा मुख्यतः डाकघरों के माध्यम से की जाने वाली लघु बचतों पर ब्याज दर में 1.1% बिंदु तक वृद्धि। चलो भाई, सुखद न्यूज बा। हाँ, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखे वाला के ये न्यूज है। लघु बचत योजनाओं पर जो है ना, ब्याज दर में सरकार थोड़ा वृद्धि किया है। तो 1.1% बिंदु कितना कद रख टोटल ही ना बताओ। 1.1% वृद्धि कैलक 1 जनवरी 23 से किए। इन बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण प्रत्येक तिमाही के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। 1 अप्रैल 2022 के पश्चात 2 वर्ष से भी अधिक समय तक इन ब्याज दरों के निचले स्तर पर स्थिर रखने के पश्चात इनमें कुछ योजनाओं पर 0.3% बिंदु की वृद्धि सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से की थी। ठीक है, डाटा में दिया होगा। हाँ, 1 वर्ष सवाधी माने फिक्स डिपॉजिट हुए भइल। पोस्ट ऑफिस में पैसा रखला पर कितना है? 1 वर्षीय सवाधी जमा कहां 6.6 सही हो। बचत खाते में रखिएगा 4%। समझ रहे हैं? अकाउंट 2 प्रकार का खुलवाते हैं, करंट की सेविंग, सब लोग के सेविंग भाव जानते नहीं। तो वो में पैसा छोड़वा लोग तो 4% के हिसाब से पैसा मिली, वो ठीक बहुत शुरू से वही रहेला। मेन घाटा लागल बाटे ई फिक्स डिपॉजिट में, सवाधी जमा में। सवाधी जमा छोड़े तब वो ठीक दे रहा है। अब पोस्ट ऑफिस में पैसा रखल ठीक बा, 6.6% देगा। 2 वर्ष रखिएगा तो 6.8, 3 वर्ष रखिएगा तो लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब 5 वर्ष रखिएगा तो अब 5 वर्ष से रिकरिंग जमा करना होगा तो कितना दे रहा है? रिकरिंग जमा क्या होता है? मंथली। अब 5 वर्ष ले मंथली 1000 रुपया जमा करें। इकोनॉमिक्स पढ़ाए तो कुछ पैसा बचावे के उपाय बताए हम। अब पैसा को 2 गुना 3 गुना ओरिजिनल में कैसे होला है ना, समय तो लागी, लेकिन अपने लोग बुढ़ारी में इतना व्यवस्था कर दें इस साल में कम से कम 50 लाख रुपया अपने के मिल जाए। अगर हमारी सारा बाप ने नहीं, बहुत छोटा रकम बता रहे हैं। अभी आप हमको 2000 का महीना दीजिए ना, हम आपको 10 साल बाद 10,000 का महीना देंगे। 10,000 का महीना देंगे 10 साल बाद। 2000 का महीना भी दीजिए। हाँ, 30 साल ले देंगे, 30 साल तक। हाँ, अरे एक से एक योजना है, हम कहां से देंगे? एक से एक योजना है। तो नहीं को बात समझाओ, नहीं समझा बुड़बक हो लो तो बचावे के चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़वा लो ना बचे। ध्यान दीजिए, अगर मान लिया गया कहीं आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां का रिटर्निंग 10% है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया है, सब में चिंता मत कीजिएगा। 10% अगर रिटर्निंग है तो साल में अगर मान लिया गया हम 1 लाख रुपया बचाएं, ध्यान दीजिएगा खाली आप लोग बस। आप कभी लोगों को बोला साल में कितना बचाएं? अगले साल ये कितना हो जाएगा? 1,10,000। हाँ, तो हुई तोरे खाता में। वैसे लोग भागेला, अब पकड़ाला नहीं तो हड्डी गुड़ी कर देवे लगी। बानू को बगल में बैंक देख ली, मेहरा गाँव के आवेली सब खाली, और बेचारी एक दिन नहीं है तो झाड़ू बढ़नी ले समझे ना, वैसा नहीं बैंक भाग जाला। 1 लाख इज्जत से बात यही चली, इज्जत वाला काम हमने करी। इनमें 1 लाख रुपये और फेंक दीजिए, ठीक है? तो आपका कितना हो गया? देखते चलिए, फिर 10% ही देगा तो कितना हो गया? जोड़ गड़बड़ा जाए तनका देर में। फिर इनमें 1 लाख और मिला, ये तीसरा साल, ये तीसरा साल, ये दूसरा साल है, तीसरा साल हो गया। कितना हो गया? 3,31,000 जोड़ चलो। फिर इनमें 1 लाख, पहले 3,31,000 के ब्याज जोड़ा, 33,000 जोड़ना हटाओ जाएगा, माफ कर दिया 33,000। अब प्लस 1 लाख जोड़ दो, 1 लाख रुपए तरह मिलाएगा 15 साल ले, है ना? आप देख लीजिए रिटर्निंग उसके बाद कितना आने लगेगा। पैसा का पैसा बचा रह जाएगा और उसके बाद जोड़ लीजिएगा रिटर्निंग कितना आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ? टैक्स लगेगा नहीं, जब आप कमा रहे हो तो टैक्स दे रहे हैं।
इस पे भी देना पड़ेगा थोड़ा सा ना। एफडी ये तो बा कहां डालल जाओ ये तो बा कहां डालल जाओ, एक वाला बहुत सारा योजना है। नहीं तो अगर सुरक्षित है तो एफडी सबसे बढ़िया होता है। देश बर्बाद हो जाए आबाद हो जाए वो उतना दी तब दी, एफडी का मतलब। बाकी हर जगह फ्लक्चुएशन है, खासकर शेयर बाजार पर आधारित जितना है उस सब दुविधा में। और म्यूचुअल फंड तो 100% शेयर बाजार पर, 100% नहीं, ज्यादातर मतलब बेनिफिट देने वाला शेयर बाजार पर आधारित होता है, और नहीं तो फिर कम से कम देगा फायदा वो, है ना। तो ऐसे करके आप जोड़िएगा ना तो 15 साल में ये लगभग चला जाएगा आपको 50-60 लाख रुपए के आसपास में। और उसके बाद उसका अगर ब्याज जोड़िएगा, आप सोचिए ना कि 1 लाख हमको मान लीजिए सालाना रिटर्न आ जाएगा, कितना रुपया के बाद में? 1 लाख 10% हुआ, 10 लाख का हुआ तो 10% तो 1 लाख का कौन साल में? 5-6 साल में हो जाएगी। उसके बाद 10% रहेगी ना, उहे पैसा के तुम्हें डाला चल जाए खाली, तो वो नहीं डाले के आप वादा करनी है तो भाई निभावत नहीं, बतावत नहीं। उहे पैसा के जैसे 5 साल 6 साल बाद में ये 1 लाख आपको ब्याज देने लगेगा, उसको हम क्या करेंगे? लेंगे नहीं अभी, 25-30 साल चले देर में जाना तले कमाइए, हमें डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 50 लाख का वादा किया तो उससे ज्यादा हो गया। आप झूठ देखें, लोग आगे ऐसे नहीं बढ़ता है, कैलकुलेशन से बढ़ता है कि नहीं है? आप इसको घर के रफली करके देखिएगा। आप मात्र 7 साल 8 साल, भाई एलआईसी के एजेंट नहीं किए, टेंशन मत लीजिए लोगों ने। हाँ, 7 साल 8 साल जमा कीजिए, उसके बाद 1 लाख रुपया जो उसे मिले उसको उसी में डालते जाइए। और नहीं तो और अच्छा रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि कुछ और पैसा मिला के डाले। 25 मैंने हर साल कोशिश कीजिए कि 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया डाल दे। 25-30 साल के बाद वो आपको 50 लाख प्लस देगा। इतना जान लीजिए, कैलकुलेटर करिएगा देखिएगा, है ना। ऐसे हाँ, तो उस तरह के पैसा नहीं ना हम बोल रहे हैं। सेमी बैंक में नहीं कमा करना है, बैंक में करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। नहीं, आप एसबीआई में करिए, आईसीआईसीआई में करिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में कीजिए, नहीं भागेगा भले नहीं तो वो तो मार्केट डूब जाएगा तो क्या करेगा बेचारा। शेयर मार्केट कभी नहीं भागता है, गलतफहमी है आपका। सेबी कंट्रोलर है, शेयर मार्केट कभी नहीं भागता, नहीं है भागता हो सब है ना। हाँ, वो बताएंगे कौन बैंक भागता है, सब हम लोग को पढ़ना है। बोलिए। हाँ, तो मार्केट नहीं देख रहे हैं कितना है। रूस यूक्रेन वार में बाजार कहां से कहां चला गया। अब 5,000 कैसे बचा होगा? 1 मिनट रुक जाइए, गलत बोल रहे हैं। कितना रुपए कमाए हैं हम नहीं जानते, हम कितना कमाए हैं। हम नोट मोदी जी एलन तब से हम गंवाइए रहे, नोटबंदी करें तो हमें गंवा देनी, जीएसटी लेने तो हमें गंवा देनी। ओकरा बाद कोरोना में तो पूछिए मत, 300-350 का शेयर लिए, चला गया 70 रुपया पर, सीधे 70 रुपया पे आ गया कोरोना काल में। फिर धीरे धीरे इन्हें बढ़ के गया 200-250 ले, पहले रूस यूक्रेन शुरू हो गया, फिर चला 72 रुपया, है ना। फिर भी छोड़े हैं, रहे 10 साल, जाए कितना दिन मार्केट खराब रहेगा। अरे 5 रुपया का लाए वो आज 25 रुपया में कीन रहे हैं, सीधा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, घबरा क्यों रहे हैं। अब शेयर मार्केट ये सब चीज छोटे हृदय वालों का नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 20 साल 25 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपका पैसा 4 गुना 5 गुना गारंटी लिख के देते हैं, हो जाएगा। अब हर दिन देखिएगा तो पर डे देखिएगा तब तो एक दिन में 10% अप डाउन हो जाएगा, है ना। हाँ, उसको भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आज से 10 साल पहले, ज्यादा नहीं, आप लाइफ बॉय साबुन कितना में लेते थे? 5 रुपया में। आज कितना में ले रहे हैं? उससे ज्यादा कोई नहीं देगा जितना शेयर मार्केट देता है। लेकिन ये उसके लिए नहीं है जो रोज रोज निकाल के चेक करता कितना बढ़ रही रे, कितना बढ़ रही रे, तो उसका तो हार्ट अटैक कर जाएगा। वो पैसा कभी कभी लगता है ना, पॉइंट में आ जाता है और फिर वहां से वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। अगर आपका कंपनी ऑथेंटिक है, ये चीज देखना पड़ता है ना, इस तरीका का। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो ये सारा चीज शेयर मार्केट भी हम लोग को पढ़ना है। वहां पे बताएंगे म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में क्या फर्क है कि नहीं है। और भी बॉन्ड्स वगैरह होता है, डिवेंचर होता है, ये सारे के सारे हम लोग सिलेबस का चीजें सब जरूर जानना चाहिए, है ना। और इन्वेस्टमेंट का एक से एक पॉलिसी तरीका होता है, वो भी चीज जानना चाहिए। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में ही है, कम से कम वही इसी पे दिमाग में आया है। ससुरा क्या बोलते हैं, आरसी हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट में, रिकरिंग। हाँ, रिकरिंग जमा का मतलब हुआ कि 5 साल तक हम मंथली 1,000 जमा करेंगे।
है ना, तो उसमें थोड़ा कम कर दिया होगा। रिकरिंग पे कितना है 5.8, 5 देख रहे हैं ना, 5 साल सवादी माने 1 टाइम फिक्स, एक बार फिक्स को सवादी बोलते हैं। और रिकरिंग मतलब हुआ 2 महीना 4 महीना, आप भी जो भी हो गैप अंतराल कर सकते हैं। तो जनरली महीना पर मंथ हम मान लीजिए 1,000 जमा करेंगे, 5 साल के लिए जमा करेंगे, तो उस पर सरकार 5.8 दे रहा है। बात समझे ना, इस तरीके से कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हो गया। VBA कर लीजिए इसको। भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रभावी होने के 8 महीना बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षरित भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। लंबे समय तक आपसी विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर 2 अप्रैल 2022 को किए थे। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही अनुमोदित इस समझौते का ऑस्ट्रेलिया की संसद ने अनुमोदन 22 नवंबर को कर दिया था। इसके बाद यह समझौता 29 दिसंबर से लागू हो गया। इस समझौते के तहत क्या होगा, तो इस समझौते के तहत भारत से ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले निर्यातों में से 96.4% को ऑस्ट्रेलिया में सीमा शुल्क नहीं देना होगा। बढ़िया समझौता हुआ है। इनमें से कई उत्पाद ऐसे हैं जिन पर 4 से 5% तक आयात शुल्क अभी भी वहां लगता था। व्यापार समझौते के कार्यान्वयन होने से भारत में अब क्या हो जाएगा, तो कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी आदि उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बिना किसी सीमा शुल्क के बेचा जा सकेगा। यानी हम लोग का सामान सस्ता बिकेगा तो ज्यादा बिकेगा और वहां हम लोग का सामान का डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा। हाँ, इसके साथ ही भारत जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के लगभग 85% निर्यातों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इसमें क्या मिलेगा, तो कोयला, खनिज, भेड़ की ऊन, मध्यवर्ती उत्पाद मुख्यतः शामिल है। इससे कई भारतीय उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिलने लगेगा, जिससे वह अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे। मुख्यतः इस्पात, एल्युमिनियम, विद्युत, इंजीनियरिंग उद्योग इससे विशेष रूप से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार का जो है 27.5 अरब डॉलर का जो मौजूदा स्तर है, इससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि 25 तक या 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का आशा व्यक्त किया जा रहा है ना। इस तरीके से होगा शुल्क मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड करने का बहुत अच्छा प्रस्ताव है ना। इससे सामान क्या होगा, उधर का भी सामान हम लोग को सस्ता मिलेगा, इधर का सामान हम लोग को उधर सस्ता बिकेगा, तो उधर का बाजार में हम लोग के सामान का डिमांड बढ़ जाएगा, तो हम लोग को भी विदेशी मुद्रा मिलने लगेगा, है ना। इससे फायदा। और इस तरह दोनों देशों को भी जो द्विपक्षीय व्यापार था 27.5 अरब डॉलर का, वो बढ़ के कितना चला जाएगा, 50 अरब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समझौते को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के लिए एक अहम पल बताते हुए कहा था कि समझौते से दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों, पेशेवरों और पर्यटकों के आदान प्रदान की सुविधा भी बढ़ेगी। चलिए तीसरी रेवा खंड, नवीनतम सामान्य गड़बड़ा के न पड़े। चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए। तब फिल्म देखो लोगों, हाला गोली ना करब एक वैसे चिल्ला लोगन की बस लगल दूसरे हो। पहले जरा जाए के बहुत जा सकता, कोई बाध्यता नहीं है। टाइम होके तो 2 घंटा बैठी लोग, फिल्म ठीक है, अच्छा नहीं जाए तो नहीं अजय जी के भेज देम, अजय जी के भेजिए, जरा जाए के बाद जाओ। नहीं देखे हैं तो बैठिए देखिए, अच्छा मूवी है, अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा बहुत एजुकेशन भी है ना। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ देखे के जाए तो जाता अजय जी को भेजा था, ऊपर राउटर लगा।